Hello friends, this is Tina Malik and welcome to my channel that is Stairs to Success. फ्रेंड्स आज का काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे जेरोम ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत से क्वेश्चंस रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ओके तो अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट थियरी है, अच्छे से समझेंगे, डिटेल में डिस्कशन करूंगी एंड लास्ट में कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके चलो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहले कुछ जान लेते हैं ब्रूनर के बारे में। ओके ब्रूनर वॉज बॉर्न इन न्यूयॉर्क सिटी इन 1915। ओके उन्होंने ग्रेजुएशन किया था ड्यूक यूनिवर्सिटी से एंड पीएचडी इन साइकोलॉजी फ्रॉम हार्वर्ड इन 1941। ओके ये तो हो गई कुछ जनरल इंफॉर्मेशन ओके ब्रूनर के बारे में। एंड अकॉर्डिंग टू ब्रूनर द चाइल्ड्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर मैच्योर विद एज। अच्छा इन्होंने पता है क्या किया, इन्होंने जो प्याजे ने जो स्टेजेस दिए हैं ना उनको पूरी तरह से रिजेक्ट किया है और उन्होंने ये कहा है, इन्होंने भी कॉग्निटिव स्टेजेस दिए हुए हैं। ओके इनकी भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, आपको ध्यान रखना है प्याजे से काफी कुछ डिफर करता है। ओके इनके स्टेजेस ठीक है। तो देखो ब्रूनर रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ स्टेजेस बाय प्याजे। जो प्याजे ने जो 4 स्टेजेस दिए हैं ना उनको पूरी तरह से ब्रूनर ने रिजेक्ट किया है। एंड ये इनकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इन्हें हम थोड़ा डिटेल में अभी आगे समझेंगे। रेदर देन लुकिंग एट द एज ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस ब्रूनर क्या कहते हैं, ब्रूनर किस पे एम्फसाइज करते हैं, ब्रूनर कहते हैं कि Brunner concentrates more on how knowledge is represented and organized as the child develops। वो ऐसे कहते हैं कि किस तरह नॉलेज को रिप्रेजेंट और वेल सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है जैसे जैसे कि बच्चा डेवलप होता जाता है। ओके और अच्छे से इनके स्टेजेस के बारे में जानेंगे डिटेल में अभी। एंड ही इज अ कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट। ओके जो ब्रूनर जो है वो एक कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। एंड ऑल्सो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। ओके एंड अकॉर्डिंग टू ब्रूनर, ब्रूनर क्या कहते हैं कि लर्निंग इज नॉट अ सिंपली स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग या फिर री, मतलब ब्रूनर इन पे इतना एम्फोसाइज नहीं डालते, वो ऐसे कहते हैं कि लर्निंग सिर्फ एसआर कंडीशनिंग या फिर री नहीं है, बट क्या है एक कॉग्निटिव प्रोसेस है। ओके चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो ये सारे जो ये मैंने हाइलाइट्स किए हुए हैं पॉइंट्स, इसमें क्या ये सभी के बारे में ये सब कुछ ब्रूनर से रिलेटेड है। ब्रूनर किसके बारे में बात करते हैं, ब्रूनर एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी है उनकी, संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताते हैं, एक कंस्ट्रक्टिविज्म है, वो रचनात्मकतावाद है। ये बातें सारी आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक टर्म दिया हुआ है उन्होंने डिस्कवरी लर्निंग। स्कैफोल्डिंग के बारे में सबसे पहले ब्रूनर ने बात की थी, वाइगोस्की ने बाद में की थी, ये बात आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले किसने की थी, सबसे पहले ब्रूनर ने इस टर्म को फाइंड आउट किया था, इस टर्म के बारे में बात की थी। ओके एंड एक और टर्म है, एक है स्पाइरल करिकुलम, ये बात आप ध्यान में रखना, एक स्पाइरल करिकुलम, स्कैफोल्डिंग एंड डिस्कवरी लर्निंग, ये तीनों किससे जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं ब्रूनर से। ठीक है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है तो आप ये बात को ध्यान में रखोगे। ओके 3 स्टेजेस के बारे में बात की है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। प्याजे ने 4 स्टेजेस दिए हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के एंड यहाँ पर ब्रूनर ने कितने दिए हैं, 3 स्टेजेस के बारे में बात की है। ओके 3 अवस्थाएं अधिगम की। देन स्पाइरल करिकुलम बता दिया मैंने। लैंग्वेज के बारे में क्या बोलते हैं, भाषा के बारे में ब्रूनर कहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है कॉग्निटिव ग्रोथ के लिए। ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या, लैंग्वेज। अब डेफिनेशन देख लेते हैं ब्रूनर की थ्योरी। ठीक है क्या है इनकी डेफिनेशन, एक तो ये कहते हैं कि जो लर्निंग है वो एक एक्टिव प्रोसेस होता है। ओके कंस्ट्रक्ट न्यू आइडियाज बेस्ड अपॉन एग्जिस्टिंग नॉलेज, ये क्या करते हैं, ये कनेक्ट करते हैं प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से। ठीक है ओल्ड नॉलेज को जोड़ते हैं किससे, न्यू नॉलेज से। ठीक है न्यू नॉलेज से। नेक्स्ट वन, इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑफ
it includes transformation of information, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, थिंकिंग प्रोसेस, थिंकिंग स्किल्स, सब कुछ इसमें आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड है, ये कॉग्निशन से रिलेटेड है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। इट प्रोवाइड्स मीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू एक्सपीरियंसेस, जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस जो होते हैं उनका कुछ मीनिंग होता है, उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है सिस्टमैटिक वे में, ठीक है। इट अलाउज द इंडिविजुअल टू बियॉन्ड द इंफॉर्मेशन गिवन, मतलब कि उनकी थिंकिंग इतनी पावरफुल हो जाती है ना कि जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होती जाती है, उनका जो बोलते हैं ना बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना, वो दायरे से बाहर का भी सोचने लग जाते हैं, इतना उनकी इन्फॉर्मेशन उनके पास आ जाती है, इतनी उनकी डेवलपमेंट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब बात कर लेते हैं मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ब्रूनर ने कितने मोड्स दिए। देखो, मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस आर द वेज इन विच इंफॉर्मेशन और नॉलेज आर स्टोर्ड एंड एनकोडेड इन मेमोरी, ठीक है। ये जो मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, ये एक ऐसा जरिया है इंफॉर्मेशन और नॉलेज को स्टोर करने का एंड क्या मेमोरी में एनकोड करने का, ठीक है। ब्रूनर प्रपोज्ड 3 मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट वन इज एनेक्टिव, ओके, सेकेंड वन इज आइकॉनिक, थर्ड वन इज सिंबॉलिक, ठीक है। तो देखो, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। एनेक्टिव को हिंदी में कहते हैं संक्रियात्मक प्रतिनिधित्व, ओके। एनेक्टिव जो होता है एक्शन बेस्ड, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ये होता है एक्शन बेस्ड। सेकेंड वन इज आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं दृश्य प्रतिमा प्रतिनिधित्व, ओके। ये होता है इमेज बेस्ड, इमेज बेस्ड। लास्ट वन, थर्ड वन है सिंबॉलिक, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, ओके। इसमें क्या होता है, इसमें सिंबल बेस्ड होते हैं, ये लैंग्वेज बेस्ड भी कह सकते हैं इसको, सिंबल बेस्ड भी कह सकते हैं। इसमें जो लर्निंग होती है ना, वो एब्स्ट्रैक्ट होती है, सिंबल्स से होती है। इन्हें अब पर्टिकुलर एक एक को इंडिविजुअली में हर एक मोड को, हर एक स्टेज को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूछा जा सकता है कि देखो, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन को टेक्निक्स भी कह देते हैं, मेथड भी कह देते हैं, ठीक है। लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। इनका सीक्वेंस पूछ लेंगे, या फिर एनेक्टिव मोड में क्या होता है, किससे रिलेटेड है, ऐसा कुछ पूछ लेंगे। तो ईच एंड एवरी को हम डिटेल में समझ लेते हैं। फर्स्ट वन इज एनेक्टिव मोड। एनेक्टिव मोड का एक तो पहले तो देखो टाइम पीरियड देख लेते हैं। ये होता है बर्थ टू 1 ईयर तक, ठीक है। 0 to 1 ईयर बोलो, बर्थ टू एज 1। इसमें क्या होता है, इसमें लर्निंग कैसे हो पाएगी? देखो, इसमें कैसे लर्निंग हो पाएगी, इसमें कैसे होती है? ये होता है, इट इन्वॉल्व्स एनकोडिंग एक्शंस बेस्ड इंफॉर्मेशन दैट इज देन स्टोर्ड इनटू आवर मेमोरी। ये एक्शन रिलेटेड है ना। इसमें बच्चा देखो खुद से खेल रहा है, कुछ इसको भूख लगेगी तो ये रो के बताएगा, वैसे तो बोल नहीं सकता, छोटे होते हैं ये, ठीक है। तो देखो, ये कैसे होते हैं, लर्निंग थ्रू मूवमेंट और एक्शन। हाथ हिलाना, बुक के साथ खेलना, खिलौने खेलना, ये सब कुछ इसमें आता है, ठीक है। एग्जांपल्स हैं, मसल मेमोरी होती है इसमें, मसल मेमोरी लाइक दैट ऑफ शेकिंग ऑफ अ ग्रेटल, खिलौने वगैरह, ये सब के साथ खेलना। चिल्ड्रन इन दिस एज ग्रुप रिप्रेजेंट देयर पास्ट इवेंट्स थ्रू मोटर रिस्पॉन्सेज। देखो, मोटर रिस्पॉन्सेज के साथ ये रिप्रेजेंट करते हैं। लर्निंग बिगिंस विद एन एक्शन, एक्शन से होती है, एक्शंस ऑन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड आउटकम्स फ्रॉम दिस एक्शंस। देखो, यहाँ बहुत ही सिंपल है ये स्टेज, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये इनएक्टिव स्टेज होता है, ये होता है बर्थ टू 1 ईयर एंड ये होता है एक्शन बेस्ड, ओके। नेक्स्ट वन,
नेक्स्ट वन इज आइकॉनिक मोड। अब आइकॉनिक मोड में क्या होता है, अब इसमें तो देखो थोड़ा बच्चा बड़ा भी हो गया है, तो ये फिर कैसे करेंगे, ये करेंगे इंफॉर्मेशन इन दिस एज ग्रुप इज स्टोर्ड विजुअली, देख के, फॉर्म ऑफ इमेजेस, देख के पढ़ना सीखते हैं। देखो साथ में पिक्चर्स के थ्रू, लुक एट पिक्चर्स, पिक्चर्स देखेंगे, जैसे कि देखेंगे पहले ए लिखा है, ए फॉर एप्पल, तो ये देखो लिखा हुआ भी देख रहे हैं, एंड साथ में सिंबल बना देते हैं, तो वो सिंबल्स को भी देखते हैं। ठीक है, ओके। तो क्या हो रहा है, ये इमेजेस के साथ, इमेजेस देखते हैं, साथ में पढ़ते जाते हैं, लर्निंग होती है। व्हेन लर्निंग सब्जेक्ट्स इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड व्हेन डायग्राम्स एंड इलस्ट्रेशंस आर अकम्पनिंग विद वर्बल इंफॉर्मेशन। ठीक है, साथ जो लर्निंग होती है वो बहुत सिंपल इजी तब होती है जब साथ में कोई डायग्राम बना हो या कोई इलस्ट्रेशन हो। सम अब ये देखो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समटाइम कॉल्स पिक्टोरियल स्टेज। ये जो आइकॉनिक मोड है ना, इसको कभी कभी इसको क्या कह दिया जाता है, दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है पिक्टोरियल स्टेज। क्यों, क्योंकि डायग्राम होते हैं ना, डायग्राम के फॉर्म में होता है सब कुछ, पिक्चर देख के इजीली लर्निंग हो जाती है। ओके, this stage involves images or other visuals to represent the concrete situation enacted in the first stage। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ concrete होते हैं, हाथ में लेकर खिलौने वगैरह कुछ भी हो, जैसे उनके साथ पिक्चर्स के थ्रू इजीली सीखते हैं। देखो लर्न थ्रू इमेजेस और आइकन्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन, नाउ थर्ड वन इज सिंबॉलिक मोड। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा अच्छे से पढ़ना लिखना सब सीख जाता है। इसका टाइम पीरियड, इसका जो एज है ना, वो है 7 years ओल्ड या फिर उससे अबव। ओके, इसमें क्या होता है, इन दिस स्टेज ऑफ लाइफ इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ कोड सिंबल सच एस लैंग्वेज। भाषा सीख जाते हैं इसमें, अच्छे से लर्निंग करने लग जाते हैं। ओके, लर्न थ्रू एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स, मतलब जो चीजें इनको नहीं, प्रेजेंट नहीं है, जिसको टच नहीं कर सकते, वो उनके माइंड में है ना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स होते हैं। द यूज ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स आर कंबाइंड टू डिस्क्राइब एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंसेस शेयर करने लग जाते हैं, और इस स्टेज को क्या कह दिया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट स्टेज भी कहते हैं। The last stage takes the images from the second stage and represent them using words and symbols। अब ये देखो, ये हर एक स्टेज है ना इंटरकनेक्टेड है, सीक्वेंस में चलेगी। ठीक है, हर एक स्टेज नेक्स्ट स्टेज में काफी कुछ हेल्प करती है। ओके, इज दैट क्लियर? देखो ये पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज आ रही है ना इसमें, मतलब पूरी तरह से ये फुल्ली डेवलप्ड हो चुके हैं, सिंबल्स कंबाइन करेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस को भी अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, अब देख लेते हैं। अब देखो ब्रूनर्स का है ना कुछ कंट्रीब्यूशन है इन एजुकेशन में, उन्होंने कुछ टर्म्स दिए हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, जैसे कि डिस्कवरी लर्निंग, स्पाइरल करिकुलम एंड स्कैफोल्डिंग। ये सारे टर्म्स हैं, इन्हें भी जान लेते हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ओके, तो फर्स्ट वन देख लेते हैं, व्हाट इज डिस्कवरी लर्निंग। ओके, डिस्कवरी लर्निंग, देखो नाम से ही पता चल जाता है कि कुछ बच्चे खुद से डिस्कवर कर रहे हैं, खुद अपना माइंड लगा रहे हैं, खुद थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, टॉपिक के बारे में सोच रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, थॉट अपने पॉइंट ऑफ व्यू डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये डिस्कवरी है, कुछ नया क्रिएट करना, इनोवेटिव सोचना। ओके, तो देखा ब्रूनर क्या बोलते हैं, ब्रूनर बिलीव्स दैट व्हेन स्टूडेंट्स डिस्कवर इट बाय देमसेल्फ, खुद कुछ नया डिस्कवर करते हैं खुद से, इट इंक्रीजेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न ऑन देयर ओन। इससे क्या होता है, वो खुद मोटिवेट होते हैं, उनको खुद में क्यूरियोसिटी आती है कुछ नया सीखने की। ओके, वो एनकरेज होते हैं अगर उनका जो कुछ भी उन्होंने डिस्कवर किया है वो अगर मोटिवेट किया जाए, उनको रीइंफोर्समेंट मिले, कुछ भी नया डिस्कवर किया है तो। ओके, कुछ नया लेकर आ रहे हैं वो कंसेप्ट, तो वो अगर अच्छा बना है, उनको मोटिवेशन मिल रहा है, तो उनको क्या था, खुद से कुछ ना कुछ नई क्यूरियोसिटी आती है कि चलो कुछ नया कंसेप्ट लेके आए, कुछ नया बनाए। पढ़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से ही इंक्रीज होती है कि खुद से ही हम पढ़ेंगे, खुद से ही हम करेंगे। ओके, एंड मोटिवेशन टू लर्न मोर, मोटिवेशन भी मिलता है आगे ज्यादा कुछ पढ़ने का। ये होती है डिस्कवरी लर्निंग, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। ओके, चलो नेक्स्ट अब देख लेते हैं स्पाइरल करिकुलम क्या होता है एंड स्कैफोल्डिंग क्या होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट।
पहले देख लेते हैं स्पाइरल करिकुलम। स्पाइरल करिकुलम देखो आप ये पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं। स्पाइरल करिकुलम में क्या होता है, कोई भी नया कंटेंट होता है ना, कोई भी नया कंटेंट वो कैसे जाए, कैसे फॉर्म में होगा, स्पाइरल फॉर्म में। दैट इज कोई भी कंटेंट होगा वो होगा स्पाइरल फॉर्म में। दैट इज वो जाएगा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इजी टू डिफिकल्ट लेवल। ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ भी पढ़ोगे ना, कुछ भी समझाएंगे बच्चे को, स्टूडेंट्स को, तो हमेशा इजी टू डिफिकल्ट जाना होता है। क्यों? ताकि अंडरस्टैंडिंग इजीली हो पाए। तो देखो जैसे कि ये नया कंटेंट है, आप पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं, कोई भी नया कंटेंट स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे नया नया कंटेंट करवा रहे हैं, ठीक है, फिर आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना प्रोसेस में, डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, न्यू कंटेंट स्टार्ट करवाया, फिर थोड़ा रिवीजन करवाया, वो सारा कुछ डिफिकल्ट लेवल आता गया, लास्ट में क्या हो जाती है, लास्ट में हो जाती है मास्टरी। ओके, और अच्छे से समझ लेते हैं। जेरम ब्रूनर ने ऐसे कहा है कि ही सेड दैट एनी कॉम्प्लेक्स मटेरियल कैन बी टॉट इफ वी स्ट्रक्चर देम इन अ सिंपल वे। कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी कंटेंट है और आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो उनको वेल स्ट्रक्चर्ड करो, यानी कि उनको इस तरह से आप ऑर्गेनाइज करो, उस प्रोसेस को इस तरह से लेकर चलो, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इतना इजीली बनाओ, इजी करो ताकि बच्चे इजीली समझ पाए। सिंपल वे में स्ट्रक्चर करो, जितना सिंपल होगा उतना इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा, बच्चे जल्दी समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो ये पिक्चर है, फूड का टॉपिक करवा रहे हैं स्कूल में, ठीक है, तो स्टार्टिंग क्या है, स्टार्टिंग है फूड, उसके बारे में बता दिया, ये लोअर लेवल है बिल्कुल, ठीक है, लोअर क्लास है, लोअर ग्रेड है, बिल्कुल सिंपल सा स्टार्ट किया है, दैट इज फूड, फूड क्या होता है उसका थोड़ा बहुत बता दिया, ठीक है। देन नेक्स्ट लेवल क्या आएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाएगा, दैट इज फूड में क्या क्या होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एक्सेट्रा, ये थोड़ी कुछ इनकी इंपॉर्टेंस बता दी, फीचर्स बता दिए, ये मिडिल क्लास मिडिल ग्रेड हो गया, ठीक है, मतलब इतना ज्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं था, स्टार्टिंग बहुत ही सिंपल था, फिर थोड़ा डिफिकल्ट आया, फिर उससे बाद में थोड़ा डिफिकल्ट और आया, ऐसे चलते चलते बाद में धीरे धीरे ये पूरा कंटेंट समझ में आ गया, फूड में क्या और क्या क्या होता है, एमिनो एसिड होता है, ग्लूकोज होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होता है एक्सेट्रा, ये हायर क्लास हो गया। मतलब क्या था, यहाँ सिंपल से स्टार्ट किया, लेते गए ऊपर लेते गए, क्या था डिफिकल्ट लेवल, मतलब कि कॉम्प्लेक्स लेवल तक पहुंच गए। जैसे 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 प्रोसेस चलता है ना, डिफिकल्ट लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है। ये है स्पाइरल करिकुलम। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अब एक स्कैफोल्डिंग के बारे में, स्कैफोल्डिंग का मैंने वाइगोस्की का टॉपिक करवाया था, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से समझा रखा है कि जेडपीडी क्या है, स्कैफोल्डिंग क्या है, एंड ठीक है, काफी कुछ अच्छे से समझा रखा है मैंने वो कंटेंट, आप उसमें भी देख सकते हो, अभी भी बता देती हूँ मैं, ठीक है, उसमें और अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है मैंने, आप देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको टॉपिक। तो देखो ये जेरम ब्रूनर ने स्कैफोल्डिंग के बारे में बताया है। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, ब्रूनर ऐसे सोचते हैं कि बच्चे को जब कोई नया चीज स्टार्ट करवाते हैं ना, नया कंसेप्ट सिखाते हैं, व्हेन चिल्ड्रन स्टार्ट टू लर्न न्यू कंसेप्ट, जब बच्चे कोई नया कंसेप्ट सीखते हैं ना, तो उनको ना हेल्प की जरूरत पड़ती है। अब वो हेल्प कोई भी कर सकता है, टीचर्स कर सकते हैं, उनके ब्रदर सिस्टर जो भी बड़े हैं वो हेल्प कर सकते हैं, एडल्ट्स हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एक्टिव सपोर्ट, एक टाइप का सपोर्ट दिया जाता है, एक्टिव सपोर्ट दिया जाता है। टू बिगिन विद दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर अडल्ट सपोर्ट। जैसे वो कंसेप्ट नया नया कंसेप्ट सीख रहे हैं, उनके पास तो कुछ नॉलेज है नहीं, तो वो फुल्ली डिपेंड होते हैं किस पे, अडल्ट सपोर्ट पे, मतलब जो एडल्ट, जो टीचर हैं, पेरेंट्स हैं, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं ना बच्चे को, उनकी तरफ पूरी तरह से वो डिपेंड रहते हैं, ठीक है। बट जैसे जैसे वो कंसेप्ट समझने लग जाते हैं, ठीक है, दे बिकम मोर इंडिपेंडेंट इन देयर थिंकिंग एंड एक्वायर न्यू स्किल्स एंड नॉलेज, ठीक है, जैसे जैसे उनमें स्किल मास्टरी आ जाती है, उनमें नॉलेज आ जाएगा उस कंसेप्ट से रिलेटेड, तो धीरे धीरे वो जो सपोर्ट होता है ना, वो डिक्रीज कर दिया जाता है धीरे धीरे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप वो क्या होता है, फेडेड हो जाता है, मतलब कि हटा दिया जाता है, रिमूव हो जाता है, डिक्रीज कर दिया जाता है, ये होता है स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन,
अब आ जाते हैं लास्ट, देख लेते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में क्या है फॉर स्टूडेंट्स, पहले स्टूडेंट्स के बारे में जान लेते हैं कि इसका क्या फर्क क्या होता है। देखो इससे इट गिव स्टूडेंट्स अ सॉर्ट ऑफ इनर सेटिस्फेक्शन, इनर सेटिस्फेक्शन मिलता है इससे बच्चों को। इट हेल्प स्टूडेंट्स इन इफेक्टिव मेमोरी, इफेक्टिव मेमोरी होती है। इट प्रोड्यूसेस अ सेंस ऑफ एक्साइटमेंट इन चिल्ड्रन, ठीक है, एक्साइटमेंट आती है, क्यूरियोसिटी आती है बच्चों में कुछ नया प्रोड्यूस करने की, कुछ नया सीखने की, ठीक है, इनोवेटिव कुछ लेकर आने का। इट एनकरेज स्टूडेंट्स टू थिंक इंट्यूटिवली, ये अभी बताया था मैंने कि वो बिल्कुल ही डिफरेंट सोचें, कुछ क्रिएटिव करें, उसके लिए टीचर क्या करे, स्टूडेंट को एनकरेज करें, मोटिवेशन दे। इट एड्स इन स्ट्रेंथनिंग स्टूडेंट्स सेल्फ कंसेप्ट, इससे क्या होता है बच्चे का खुद का असेसमेंट खुद कर रहा है बच्चा। देखो डिस्कवरी लर्निंग है, काफी कंसेप्ट ऐसे जिसमें बच्चे है ना खुद अपने आप को असेस करते हैं, ठीक है। तो जितना उनका कंसेप्ट सही होगा वो खुद इतने ही मजबूत होते जाएंगे, कुछ नया करने की उनमें उत्सुकता होएगी, मतलब क्यूरियोसिटी आएगी कुछ नया सीखने की। इट मेक स्टूडेंट्स अकाउंटेबल टू देमसेल्फ, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेंगे, ठीक है, खुद से कुछ करेंगे, खुद रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। अब टीचर्स को क्या ध्यान में रखना है, टीचर का क्या रोल होना चाहिए। टीचर शुड ट्राई टू मेक टीचिंग लर्निंग सिचुएशन मोर प्रोसेस ओरिएंटेड रेदर देन प्रोडक्ट ओरिएंटेड। मतलब टीचर को जो लर्निंग प्रोसेस है ना वो बहुत ही ज्यादा प्रोसेस ओरिएंटेड बनाने की जरूरत है लर्निंग सिचुएशन को, ना ही कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड। ओके, pupils with innovative ideas must be rewarded, जो बच्चे कुछ नया करते हैं ना, अच्छा कुछ डिस्कवर करते हैं, कुछ नया लेकर आते हैं कंसेप्ट, उनको हमेशा मोटिवेशन देना है, उनको हमेशा रिवॉर्डेड करना है, रिवॉर्ड देना है। ओके, टीचर शुड ट्राई टू डेवलप क्वेश्चनिंग फ्रेम्स ऑफ माइंड इन द pupils। क्वेश्चनिंग मतलब टीचर अगर क्वेश्चनिंग डेवलप करेगी ना बच्चे में, तो उससे क्या होता है बच्चे कुछ नया सोचेंगे, ठीक है, अलग डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी इससे। अपॉर्चुनिटी मस्ट बी प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट फॉर री एग्जामिन देयर थ्योरीज, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा से ज्यादा देनी चाहिए ताकि वो कुछ नया लेकर आए। ओके, टीचर शुड मेक ऑल इंस्ट्रक्शंस स्टूडेंट सेंटर्ड, मतलब कि यहाँ पे जो कुछ भी है ना कंसेप्ट, जो कुछ भी टीचर दे रहा है वो सब कुछ स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, बच्चों को सेंटर में रखना है। ओके, एंड प्लेस लर्नर एज एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, और स्टूडेंट कैसे होंगे, एक्टिव पार्टिसिपेंट, यहाँ पर एक्टिव प्रोसेस ज्यादा होता है, ठीक है, इन द रोल ऑफ डिस्कवरर और इन्वेंटर। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट, अब कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ओके, हाउ डू ब्रूनर एंड पियाजेस व्यूज डिफर, ब्रूनर और पियाजे के कौन सा पॉइंट ऐसा है जो डिफर करता है। ओनली ब्रूनर बिलीव दैट चिल्ड्रंस आर एक्टिव लर्नर, देखो ऐसा ब्रूनर अकेला, सिर्फ ब्रूनर तो नहीं सोचता कि सिर्फ ब्रूनर ऐसा कहता हो कि चिल्ड्रन आर एक्टिव लर्नर्स, नहीं, पियाजे भी यही बात कहते हैं, ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट, ओनली ब्रूनर बिलीव दैट डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस नॉट अ सीरीज ऑफ स्टेज, ये बात सही है। ओके, और भी देख लेते हैं, ओनली ब्रूनर बिलीव दैट चिल्ड्रन आर बोर्न रेडी टू लर्न, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, पियाजे भी यही बात बोलते हैं। ओनली ब्रूनर बिलीव दैट चिल्ड्रन हैव अ नेचुरल क्यूरियोसिटी, ये बात भी सही नहीं है, सिर्फ ब्रूनर ऐसी बात कहते हैं ऐसा नहीं कह सकते। तो करेक्ट ऑप्शन ये है कि ब्रूनर ये मानते हैं कि जो डेवलपमेंट होती है ना वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, नॉट अ सीरीज ऑफ स्टेजेस, मतलब कि सीरीज ऑफ स्टेज नहीं है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रूनर्स 3 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव रिप्रेजेंटेशन, ये देखो एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है कि इनका सीक्वेंस बताओ, क्या सीक्वेंस आएगा। तो ये देखो ये कंफ्यूजिंग हो जाता है, पढ़ा हमने ये तीनों ही स्टेजेस के बारे में है, लेकिन इनका सीक्वेंस क्या होगा, पहले आएगा एनेक्टिव, ठीक है, फिर आएगा आइकॉनिक, एंड लास्ट वन इज सिंबॉलिक, ऐसे याद रखना है आपको। ओके, ये एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे, ये बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इसी में मार्क्स कट हो जाते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन बीइंग स्ट्रक्चर्ड so that complex ideas can be taught at a simplified level first
and then revisited at more complex level later is। मतलब ये ऐसे कह रहे हैं कि इस तरह से इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर करो, कंटेंट को इस तरह से स्ट्रक्चर करो कि स्टार्ट कॉम्प्लेक्स लेवल तक पहुंचना है, लेकिन स्टार्टिंग में हमेशा जो लेवल होगा वो सिंपल होगा एंड फिर धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता वो कॉम्प्लेक्स लेवल तक पहुंचेगा। तो ये किस में बात होती है इस तरह की? सिंपल स्पाइरल करिकुलम में बताया था ना ये मैंने, ये हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएगा, इजी लेवल से डिफिकल्ट लेवल तक जाएगा। ठीक है, तो ये इधर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ये ऑप्शन 2 के बारे में बोला है और ऑप्शन 2 यहाँ दिया है। ठीक है, आंसर विल बी 1। ओके, चलो नेक्स्ट वन। If a child is being taught 3 plus 2 is equal to 5 using the plus symbol, then which stage the child is as per Brunner's theory of learning? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखो, ये देख लो, यहाँ क्या पता चल रहा है, यहाँ सिंबल्स दिख रहे हैं, प्लस का सिंबल दिखा दिया, बच्चे को बता दिया कि चलो ये है, तो ये क्या सीखेगा बच्चा? इसमें क्या सीखेगा? सिंबॉलिक स्टेज का ही एग्जाम्पल है ना ये। सिंबल से समझ में आ रहा है कि सिंबल के बारे में ही बात हो रही है, सिंबल्स के थ्रू बच्चों को लर्निंग करवाई जा रही है। ओके ओके देन। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन एंड आई होप कि आपको ब्रूनर्स की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पसंद आई होगी। अगर आज का सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ थम्स अप ज़रूर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करो, क्योंकि ये हर एक टीचिंग एग्जाम्स में पूछा जाता है। इस टॉपिक से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं हर एक टीचिंग एग्जाम्स में। तो आप खुद सोचो कितना इंपॉर्टेंट सेशन था आज का। तो अपने फ्रेंड्स के साथ फटाफट से शेयर करना एंड फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, बाय।